बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉडल दरसी किताब उर्दू जमात नहम के लिए कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक नेशनल बुक फाउंडेशन वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम सबक नंबर 2 कतबा जो हमने पढ़ा था उसकी मश्क को हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, मुदर्जा सेल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला सवाल है, गुलाम अब्बास का ताल्लुक किस सदी से है? तो इसका सही जवाब है 19वीं। दूसरा सवाल है, गुलाम अब्बास किस अदब से ज़्यादा मुतासर थे? तो इसमें अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, जैसा कि हमने पढ़ा था, तुर्की अदब से ज़्यादा मुतासर थे। आगे है, क़वाइद के एतबार से के कौन सा हरफ है? ये है बयान। अगला सवाल है, ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे जो एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से ज़ाहिर करें? तो इसका सही जवाब है हरूफ असाफत। अगला सवाल है, सिन्फ़े नसर मज़मून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है? 3 हिस्सों पर। आगे सवाल है, गुलाम अब्बास के असलूब की नुमायाँ खूबी क्या है? नुमायाँ खूबी है हकीकत पसंदी। ये सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल नसर पारे को फ़हम के साथ पढ़कर दिए गए सवालात के जवाबात दें। इसको हमने पढ़ लेना है यहाँ तक। एस्लो बेस भी जो पेपर आएगा उसमें भी कोई ना कोई पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़ के उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसी के अंदर से बनाने पड़ेंगे। इसलिए जो इसकी दूसरी वीडियो है उसमें एस्लो बेस चीज़ों के ऊपर पैराग्राफ पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर बनाने का, सवाल जवाब देने का तरीका बताया गया है। सवालात। पहला सवाल है, शरीफ हुसैन को कितने बरस की उम्र में पेंशन मिल गई? इसका जवाब है 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। पेंशन। दूसरा अगला सवाल है, पेंशन मिलने के वक्त शरीफ हुसैन के तीनों बेटे क्या कर रहे थे? इसका जवाब है, शरीफ हुसैन का एक बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था, इससे छोटा एंट्रेंस मैट्रिक में पढ़ता था। अगला सवाल है, शरीफ हुसैन कोई कारोबार शुरू क्यों ना कर सका? इसका जवाब है, शरीफ हुसैन ने छोटा मोटा कारोबार शुरू करने का इरादा किया था लेकिन वो इसे कर नहीं पाता था। इसने व्यापार का छोटा मोटा कारोबार करने का इरादा किया था लेकिन मंदे के डर से उसे भी ना कर सका। व्यापार होता है चीज़ों को लेना और बेचना। अगला सवाल है, आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन के चारपाई पर पड़े रहने का सबब क्या था? इसका जवाब है, आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन को जल्दी बुढ़ापे की कमज़ोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और वो ज़्यादातर चारपाई पर पड़ा रहता और जाड़े की रात उठने की वजह से इसे नमूनिया हो गया, जिसकी वजह से वो बिस्तर से लग गया। अगला सवाल है, शरीफ हुसैन को नमूनिया क्यों हुआ? जवाब है, जब इसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात को, सर्दियों की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लियाफ जो था, उसका कंबल जो था उससे निकला था। पिछले पहर की सर्द और तंद हवा तीर की तरह इसके सीने में लगी और इसे नमूनिया हो गया। अगला सवाल है, उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही। इस जुमले का मफ़हूम लिखें। इसका जवाब है, इस जुमले में इसकी बीवी और बहू दिन रात इसकी पट्टी से लगी बैठी रही का मफ़हूम ये है कि जब शरीफ हुसैन बीमार पड़ गया और बिस्तर से लग गया तब इसकी बीवी और बेटी ने इसकी खूब खिदमत की, हर वक्त इससे मुंसलिक रही। अगला सवाल है, कितने दिन बीमार रहने के बाद शरीफ हुसैन मर गया? इसका जवाब है, शरीफ हुसैन कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। सवाल नंबर 3 है, अफसाना। लुगत में अफसाना एक झूठी कहानी को कहते हैं। अदबी इस्तिलाह में ये एक
ऐसी कहानी है जो ज़िंदगी का एक जुज़ू पेश करती है, एक जुज़ के मुतल्लिक होती है। अफसाना इख्तिसार और वहदत तासर की हामिल एक कहानी होती है। अफसाना या मुख्तसर अफसाना कम से कम आधे घंटे में पढ़ा जाने वाला ऐसा किस्सा होता है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ पेश किया जाता है। अफसाने के अज्जाए तरकीबी प्लाट, किरदार, नुक्ता नज़र, शमरकसी ख्याल, मकालमा, आगाज़ व इख्तिताम, असलूब बयान। सवाल नंबर 4 है, तुलबा से कतबा के दर्ज झैल अहम नकात और अशारत की बुलंद ख्वानी कराई जाए कि ऊंची आवाज़ में पढ़ाया जाए। इन नकात और अशारत को सुनकर हर तालिब इल्म जुज़ियात नगारी और मौजू का अपने अपने तौर पर तज्ज़िया पेश करे। जैसे है सरकारी इमारतें, दफ्तर से छुट्टी, मुख्तलिफ क्लर्कों के हुलिये, शरीफ हुसैन का घर की बजाय जामिया मस्जिद जाना, कबाड़ी की दुकान से कतबा ख़रीदना, कतबे से मुतल्लिक़ मुस्तक़बिल की ख्याली तस्वीर बनाना, सीनियर क्लर्क की जगह तैनाती और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना, कुतबे की जगहों की तब्दीली, बच्चों की मुलाजमत, शादी और दीगर खानगी जिम्मेदारियाँ, ख्वाहिशात की तकमील न कर सकना, मौत का शिकार होना और कतबे का कब्र पर नस्ब होना। आगे है सवाल नंबर 5, अफसाना कतबा आपने पढ़ा। उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई से गुलाम अब्बास के असलूब तहरीर पर मुख्तसर अंदाज में रोशनी डालिए। इसका जवाब है गुलाम अब्बास उर्दू के नाम और अफसाना नगारों में अहम मकाम रखते हैं। आप तुर्की अदब से गहरा लगाव रखते थे। प्रथम जंग के बाद आपको अफसाना नगारी में अरूज और शोहरत हासिल है। आपने अपने अफसानों में हकीकत की तर्जमानी की है। आपका असलूब बयान नहायत सादा और पुरअसर है। आपके असलूब ने मामूली मौज़ूआत को गैर मामूली बना दिया। आपने ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ को हकीकत पसंदाना अंदाज में बयान किया। आगे सवाल नंबर 6 है, कतबा अफसाने के दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़कर इसके अज्जा, इब्तिदा, मनाज़र का बयान और इख्तिताम को शनाख्त करें। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफ़ज़ा बागों और फलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोपेश 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खशोखशाक बहा लाया हो। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक ज़मीन की तपश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। इसका जवाब है इब्तिदा। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफ़ज़ा, यानी कि शुरू में इब्तिदा में क्या बताया गया है कि पुरफ़ज़ा बागों और फलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। मनाज़र का बयान, दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खशोखशाक बहा लाया हो। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे। आगे है इख्तिताम। ज़मीन की तपश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे।
आगे है सवाल नंबर 7। अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए अफसाना कतबा का खुलासा तहरीर करें। ये इसका खुलासा है। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफज़ा बागों और फलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। इन इमारतों में कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त और छिड़काव वाली गाड़ी का पानी सड़कों से बुखारात बनकर उठ रहा था। शरीफ हुसैन जो कि 2 दर्जा का क्लर्क था, वो बड़े फाटक के बाहर खड़ा हो गया। घर लौटते आधे रास्ते तक तांगे पर सवार होने का लुत्फ इसे महीने के शुरू 4-5 दिन ही मिला करता। आज 8 रोज़ के बाद इसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे थे। बीवी महीने के शुरू में चली गई थी, मैके चली गई थी, बस बेफिक्री थी। थोड़ी देर में दफ्तरों की टोलियां निकलना शुरू हुई। इन अदना और आला हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे। हर किसी की आएगा वज़ा कता मुख्तलिफ थी। कुछ टाइप नुमायाँ थे, जिन खेतों को वो दफ्तर के गुलगपाड़े में जिन गुत्थियों को ये गुत्थियाँ लिखा हुआ है, जिन गुत्थियों को वो दफ्तर के गुलगपाड़े में शोर वाले माहौल में हल नहीं कर सकते थे, इन्हें वो घर ले जाते और इसे जूं के तूं ले आते। इनमें ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़ुबान एक ही थी, मगर वो लेजा बिगाड़ गैर ज़ुबान में बात करते थे, क्योंकि इन्हें अपने अफसरों से इसी गैर ज़ुबान में बात करना पड़ती थी। इसलिए वो इसकी यानी कि ये मशक करते थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें अभी स्कूल को छोड़े हुए 3 महीने ही हुए थे, और कुछ लोग इतने उम्र रसीदा थे कि बूढ़े थे कि इनकी नाक पर ऐनक के निशान पड़ गए थे। इन्हें 25-30 बरस हो चुके थे और इनको दफ्तर से घर जाने के जितने भी रास्ते थे, इनका फासला भी याद था। इस इलाके के जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द कहीना फरोशों, हकीमों, माल बेचने वालों का मेला लगा होता था। शरीफ हुसैन वहाँ 1-2 मिनट रुकता और फिर चल पड़ता। वहाँ इसे कई चीज़ें नज़र आईं। इसकी नज़र एक संगे मरमर के टुकड़े पर पड़ी। इसको ऐसा मालूम होता था कि जैसे मुग़ल बादशाहों के मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया हो। इसकी लंबाई 1.25 फुट और चौड़ाई 1 फीट थी। 1.25 फीट और चौड़ाई 1 फीट थी। इसने कबाड़िए से इसके दाम पूछे तो इसने बताया कि 3 रुपये, जो कि इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर इसने जाने का इरादा किया, मगर कबाड़िए ने कहा, जितने में ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हो। 1 रुपये में वो टुकड़ा ख़रीद कर घर आया और इसे बार बार देखकर खुश होता गया। रात को जब सो रहा था तो इसे एक अजीब ख्याल आया कि क्या पता मैं अमीर हो जाऊं। अल्लाह बहुत रहीम है और फिर मैं इसे अपने दरवाजे के साथ नस्ब करूंगा। शुरू में जब वो मुलाजम था तब भी इसका काम करने का जज्बा इंतहा का था। इसी तरह कतबा के बारे में भी इसने ख्यालात घड़ लिए। इसलिए अपने घर का कुफल खोला, ताला खोला और इसे अपनी अलमारी में रख दिया। इसके घर में 2 कोठड़ी, 1 गुसल खाना और 1 बावर्ची खाना साल भर वहाँ पड़ा रहा। जब इसकी तरक्की की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं तो एक दिन इसे आर्जी तौर पर अव्वल दर्जे के क्लर्क की सीट मिली। इसकी खुशी की इंतहा न रही। दोबारा फिर से इसने ख्वाब सजा लिए। अगले महीने वो एक मेज़ और एक घूमने वाली कुर्सी ले आया। इसकी बीवी भी आ गई थी। इसने इस संगे मरमर को निकालकर काठ के पुराने बक्स में डाल दिया। इसने अपने अफसरों की खिदमतें करनी शुरू कर दी। 3 महीने बाद दोबारा अपनी कुर्सी पर आ गया। साल पर साल गुजरते गए। इस अरसा में कतबा ने कई जगहें बदली। लड़का छुट्टी में मंचला लड़का कुरान मजीद पढ़ता था और लड़की घर के कामों में मदद करवाती थी। इसकी मुलाजमत को 20 साल हो गए। इसने अपने पेंशन के पैसों से अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी कर दी। इसके बाल निसफ से ज़्यादा सफ़ेद हो गए। बड़ा बेटा रेल के गोदाम में काम करता था और एक टाइपिस्ट तो दूसरा एंट्रेंस मैट्रिक में पढ़ता था। 3 साल बाद जाड़े के मौसम में वो गर्म
लिहाफ से निकलकर बाहर गया, जिससे इसे नमूनिया हो गया। बेटी और बहू ने, यानी कि बीवी और बेटी ने, बहू ने खूब खिदमत की, लेकिन इलाज के बावजूद ठीक ना हुआ और मर गया। इसके बेटे ने इस कतबे को इसकी कब्र पर नस्ब कर दिया। या एक इसका ये खुलासा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। हम ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी शामिल है और ये, इसको आप अच्छी तरह देख लें। यहाँ तक ये शामिल है कि यास बनकर उसकी मौत के बाद उसी की कब्र पर नस्ब हो जाता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, अफसाना कतबा का मरकज़ी ख्याल लिखें। इसका जवाब है, इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान को अपना मकसद हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ सब्र भी करना चाहिए और ऊंचे ख्यालात से इज्तनाब करना चाहिए। शरीफ हुसैन, जो कि एक मामूली क्लर्क था और इसने तरक्की करने के लिए शुरू में मेहनत की, लेकिन फिर छोड़ दी और नतीजा ये हुआ कि वो क्लर्क ही से रिटायर होकर बाकी की ज़िंदगी गुजार कर मर गया। या हम ये भी लिख सकते हैं, दुनिया में हर इंसान अपने अंदर बेशुमार ख्वाहिशात रखता है। दरअसल ख्वाहिशात इंसान खुद पैदा करता है। ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान फना नहीं हो जाता। ख्वाहिशात इंसान के अंदर मौजूद रहती हैं, एक मौज की तरह पैदा होती, ना रुकने वाली। इंसान बहुत सी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। कोशिश करने के बावजूद भी बाज़ लोगों की तरक्की करने की तमन्ना दिल में रह जाती है। जिस तरह शरीफ हुसैन मेहनत और दयानतदारी से कई सालों तक काम करने के बावजूद दर्जा दोम क्लर्क से आगे तरक्की न कर सका और ना ही अपना ज़ाती मकान बना सका। इसने इस उम्मीद पर अपने नाम का कतबा बनवाया कि इसे अपने नए मकान पर लगाएगा। इसकी हसरत अधूरी रह गई। मुसन्नफ़ के बेकौल कतबा को नामुकम्मल ख्वाहिशात की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। आगे है सवाल नंबर 9। शेख जमन को भी अपनी अज़ीमुशान ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने सोचा कि मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ते से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फ्रीकैन ने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई, शहादतें गुजरी। फ्रीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जमन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचों ने जो पंचायत के लोग थे, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझो को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। समझू ये बंदे का नाम है। जिस वक्त बैल इनके घर आया, इसको कोई बीमारी न थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। राम दहन मिस्र ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जमन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रायत होनी चाहिए। इसका बड़ा नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। आगे है, मुदर्जा बाला इक़्तिबास प्रेमचंद के अफसाने पंचायत से मुंतखब किया गया है। ये जो हमने पढ़ा है। शेख जमन का किरदार आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। पहले भी एक जगह एक लफ्ज़ ये प्रेमचंद था, ये गलत लिखा हुआ आया है। इसका जवाब है, इस इक़्तिबास में शेख जमन का किरदार बहुत अच्छा था। इसने तमाम फ्रीकैन को गौर से सुना और इंसाफ से फैसला सुनाया। आगे सवाल नंबर 10 है, अफसाना पंचायत के दर्ज वाला मतन के हिस्से को तलबा बारी बारी दोहराएं। नीज़ हवालों और दलाइल के साथ इजहार राय करें। इस सिलसिले में उस्ताद मोहतरम से रहनुमाई भी हासिल करें। सवाल नंबर 11 है, हरूफ की इकसाम। हरूफ की किस्में कौन कौन सी हैं? पहली किस्म है हरूफ निदा। निदा का मतलब होता है पुकार। किसी को पुकारने या आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ को हरूफ निदा कहते हैं। मसलन या अल्लाह, ए, अजी और बे वगैरह भी हरूफ निदा है। आगे है हरूफ तासिफ।
ये हरूफ गम या अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अफसोस, है, वाई, हाय, उफ, है, हाय हाय जैसे हम करते हैं। हरूफ तासुफ हैं यानी कि अफसोस के लिए। हरूफ तशबिया यानी कि किसी को किसी से मुशाबा करना। ये हरूफ एक शय को दूसरी शय की तरह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मानन, मिसल, तरह, सा, जैसा, बइना हरूफ तशबिया हैं। आगे है हरूफ तहसीन या इम्बिसात। किसी की तारीफ या खुशी के इजहार के लिए बोले जाने वाले हरूफ को हरूफ तहसीन या हरूफ इम्बिसात कहते हैं। मसलन सुबहान अल्लाह, शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, मरहबा वगैरह। हरूफ नफरीन नफरत या मलामत के इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ। मसलन तुफ, लानत, फटकार, हजार लानत, उक, थू वगैरह। सवाल नंबर 12 है आगे, मुंतरजा सैल दिए गए हरूफ की निशानदही करें। तुफ, उख्तू, बहुत खूब, मरहबा, हिफ, जैसा, मिसल, ए, अबे, का, की, अगर, जब तक। जवाब है हरूफ अजाफत का और की हैं। हरूफ निदा ए, अबे। हरूफ तशबीह जैसा, मिसल। हरूफ शर्त अगर, जब तक। हरूफ तासिफ हिफ। हरूफ तहसीन ये लफ्ज़ जो है ये गलत है, हाँ जी, ये हरूफ तहसीन है। बहुत खूब, मरहबा, इसके जो नुक्ते हैं वो नहीं दिए गए। ये वाला नुक्ता नहीं है, ये के नीचे 2 नुक्ते हैं और ये हरूफ तहसीन। उम्मीद है आप लोगों को इसकी जो मश्क है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसी के साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है वो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।